अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज फिर जो है वो बड़ी बैठक, बल्कि सिर्फ आज नहीं बल्कि कल रात से भी और कुछ गुज़िश्ता रोज़ से रत जगह बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब और हुकूमती जो तमाम इत्तेहाद है उनके चल रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो। ख़ास तौर पर ये तमाम जो हैं वो आगे आगे पेश हैं कि मौलाना साहब को जो है वो किसी तरह से रजामंद किया जाए। किसका मुसवदा काबिल कबूल है, किसका नहीं है, इसके ऊपर दोनों तरफ से कशमकश चल रही है कि क्या पीटीआई ने मुसवदा दिया है या नहीं दिया। फिर ये जो आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीटीआई को खासा जो है वो छेड़ा गया है इनके ऊपर कि देखिए मौलाना साहब कितने खुश असलूबी से बैठे हुए हैं हुकूमत के साथ। लेकिन फिर मौलाना साहब नज़र आए पीटीआई के साथ और उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा धुआंधार किस्म की उनके साथ मिलकर प्रेस टॉक की, जिससे गालिबन यही एक बड़ा एविडेंट तौर पर इंप्रेशन गया कि बाय एंड लार्ज अभी भी मौलाना साहब जो हैं वो पीटीआई के ही साथ हैं। बल्कि जो पीटीआई वाले कहते हैं, जो उनकी तरफ से शिकायत आ रही हैं और ख़ास तौर पर जो वो कह रहे हैं कि हमें बेतहाशा फोर्स का सामना है कि किसी तरह हमें साइनी तरमीम पे साथ दे दें हुकूमत का, उसकी भी दूसराहट कर डाली मौलाना साहब ने। और बदमाशी के हवाले से भी मौलाना साहब ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने बहुत, मैं समझती हूँ, सख्त उन्होंने रिमार्क दिया। तो ये तमाम मामला वैसे में हुकूमत जो है वो मना पाए हैं मौलाना साहब को या और ही नाराज़ कर दिया है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है जो कि हुकूमत से पूछना बनता है। फिर कहानी में एक ट्विस्ट ये भी आ गया है कि एक तरफ तो ठीक है, अगर कोई मुनहरिफ हो रहा है और इनहराफ कर रहा है अपनी पार्टी पॉलिसी से, मर्जी से कर रहा है, 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर करे, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो रहा हो या पीटीआई की तरफ से हो रहा हो। लेकिन ऑब्वियसली इसमें फोर्स का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इनहराफ सिर्फ पीटीआई की तरफ से हो रहा है? पीटीआई वाले तो यही इंकशाफ दूसरों के हवाले से अब करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनहराफ हमारी तरफ से नहीं बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़े मुनहरिफ अरकान मौजूद हैं। सुनिएगा बैरिस्टर गौहर ने मुनहरिफ अरकान के हवाले से क्या कहा है और एक काउंट भी बताया है कि कितने इनहराफ करते हुए हुकूमत के अपने एमएनएज माशाल्लाह से ट्रेजरी बेंचेस में मौजूद है। सुनिएगा बैरिस्टर गौहर की ज़बानी। हुकूमत गलत फहमी में मुब्तला है। इनका ये ख्याल है कि हमारे एमएनएज को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे। हमारे एमएनएज हमारे साथ कमिटेड है, लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 एमएनएज आपके साथ नहीं है। 7 एमएनएज हुकूमत के साथ नहीं है। तो हुकूमत से भी पूछेंगे कि आप तो चले थे उनके एमएनएज को तोड़ने और तोड़ते तोड़ते आपके अपने एमएनएज किधर गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमत से सवाल किया जाए, लेकिन पीटीआई से भी पूछा जाए कि पीटीआई जो है वो उनकी अपनी तरफ जो मुनहरिफ हो रहे हैं वो सारे हराम इनहराफ है, और जो दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से अगर कोई मुनहरिफ हो रहा है तो वो हलाल इनहराफ है। ये पीटीआई से भी सवाल करना बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल नाजरीन, मखसूस जो नशिस्तें हैं उसके ऊपर भी काफ़ी तकिया किया जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों का अगर जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनके हक में मामला चला जाता है तो भी गेम पलट सकती है। लेकिन सो फार व्हाट वी हैव इज़ कि अभी भी कोई इसके ऊपर हतमी चीज़ जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। और अभी तक जो इत्तलात हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो नुकात हैं उनको कुछ अमेलगमेट हमने किया है, वो भी आप देखते चलिएगा। पार्लियामान की जो खुसूसी कमेटी है 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो मंजूर कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत अब 56 की जगह 24 तरामीम जो है वो अब कराएंगी, तो काफ़ी आधा तकरीबन हो गया ये नंबर। ज़राए के मुताबिक ड्राफ्ट में सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के क़याम की तजवीज़ है। आईनी बेंच की तश्कील और आईनी बेंच का सरबराह जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। आईनी बेंच में रद्दोबदल का इख्तियार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी, जबकि कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट के होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 2 अरकान हुकूमत और 2 अपोजिशन होंगे। आर्टिकल 199 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है ताकि तमाम आईनी मुकदमात आईनी बेंच से सुनेगा, और आर्टिकल 209 में मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक अदलिया इस्तदा से ज़्यादा किसी आईनी मामले पर हुक्म या तशरीह नहीं कर सकती। आइन के आर्टिकल 48 के शिक 4 में तरमीम का फैसला भी किया गया है। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के सदर को भेजी गई एडवाइस चैलेंज नहीं हो सकेगी। किसी इदारे, अदालत या अथॉरिटी को सदर को भेजी गई एडवाइस पर तहकीकात या कार्रवाई का भी इख्तियार नहीं होगा। आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ भी है। याद रहे नाजरीन, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, लेकिन अब उसी फैसले से मिलती जुलती एक तरमीम भी जो है वो ज़ेर गौर है, जिसके तहत पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा और पार्टी सरबराह उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ कर सकता है। आइन के आर्टिकल 111 में तरमीम की तजवीज़ है, जिसके मुताबिक अब एडवोकेट जनरल के साथ एडवाइज़र भी कानूनी मामलात पर सूबाई असम्बली में बात कर सकता है। आर्टिकल 184 में तरमीम की तजवीज़ है, जिसके तहत चीफ जस्टिस से सुओ मोटो का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा और चीफ जस्टिस पिटिशन के मुतालिक ही नोटिस जारी कर सकेगा।
आर्टिकल 179 में तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी, जबकि चीफ जस्टिस 65 साल उम्र होते ही रिटायर हो जाएंगे। अगरचे 60 साल की उम्र में अगर चीफ जस्टिस बन गए तो 3 साल के बाद ओहदे से रिटायर होना होगा। जजेस तकर्रुरी आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज़ है। जुडिशल कमीशन जजेस की तकर्रुरी के साथ अब हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का भी जायजा ले सकेगा। आर्टिकल 215 में तरमीम के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत खत्म होने के बाद 90 दिन ओहदे पर फिर भी रह सकेंगे और वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक ना होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। आर्टिकल 191A शामिल करने की तजवीज़ भी दी गई है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाया जाएगा। आईनी बेंच की जजेस की तकर्रुरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस जो हैं वो तैनात होंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज हुकूमत का चौथा ड्राफ्ट मिला है। हमारी मीटिंग जारी थी कि खबर आई कि खुसूसी कमेटी ने मुसवदे की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी है। हमारी बातचीत अभी भी जारी है। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ही आगे बढ़ेंगे। फौरी तौर पर नाजरीन अपने मेहमानों का रुख करती हूँ, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी एक दफ़ा फिर भी आ गई है और एक और मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक मज़ीद याद दहानी भी करा दी है बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन की, कि जो फैसला हमने दिया है मखसूस नशिस्तों का, जो कि सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई के ही हक में है, उसके आप लेफ्ट राइट जो हैं वो नहीं हो सकते। क्या इसके बाद जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है उसकी तरफ से ना ही समझें गवर्नमेंट के हवाले से? ये भी एक सवाल है जो कि ज़ेर गौर रखेंगे। फौरी तौर पे अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन करते हैं PMLN से। तमाम तर माशाल्लाह इन मुलाकातों में बड़ा आगे माशाल्लाह हैं इख्तियार साहब, और मेंबर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में रिप्रेजेंटिंग द PMLN। अपनी जमात के भी स्टॉलवर्ट हैं और हमने सुना था कि शायद कुछ जो हिलजुल होगी, कोई अपसेट होगा अगर वज़ीर आला KP को, तो प्रॉबेबली उसमें बड़ा आपका कोई रोल हो सकता है या होगा। आपको खुश आमदीद बहुत बहुत। हसन अयूब साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, सहाफ़ी हैं, माया नाज, और तमाम तर मामले पे अपनी बड़ी मुनफरिद राय रखते हैं। बहुत आपको खुश आमदीद। साकिब बशीर साहब नाजरीन एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली तमाम तर इन मामलात को कोर्ट में कवर करते हैं। माया नाज जर्नलिस्ट हैं। आपका भी इन तमाम अमूर पे ऑब्वियसली रहनुमाई हासिल होगी, हमारे साथ होगी। वार्म वेलकम। शौकत यूसुफ ज़ई जो ज्वाइन करते हैं नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फॉर्मर सूबाई वज़ीर भी हैं अपनी जमात के, और तमाम मामले पे हमारे साथ हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद यूसुफ ज़ई साहब। शुक्र है आप रूपोश नहीं हैं, और हमने सुना है कि जो शायद पार्लियामेंटेरियंस नॉन पार्लियामेंटेरियंस हैं वही इस वक्त सिर्फ अभी मंजर पर हैं PTI से। इख्तियार साहब, बहुत बुलंदो बांग दावे किए गए, फिर चौथा ड्राफ्ट अब हुकूमत की तरफ से पेश किया गया। एक ये भी इंप्रेशन है हुकूमत को तो खुद नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और एक और आपकी तवज्जुह से ये सवाल भी ज़रूरी है कि सुनने में आ रहा था कि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा वज़ीर आला KP के खिलाफ, या शायद कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बात मैं करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। प्लीज़ देखिए, हमने ये ऐलान बहुत पहले किया था और मैं फिर उसको आज दोहराता हूँ आपके शो में कि हमारे पास नंबर गेम जो है वो पूरा है। सिर्फ जो मसला है, वी वांट टू टेक ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, और उसके लिए हम इतनी तगुदो कर रहे हैं, और उसी के लिए ये अमेंडेड आपको जो है ड्राफ्ट्स दोबारा मिल रहे हैं। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और उसमें ये मैं अगर आपको ये भी कह दूं कि इसमें मैं नाम नहीं कोट करना चाहता, लेकिन एक बार तो JUI के अलावा तकरीबन आधी PTI भी तैयार हो गई थी। अच्छा, और इनहराफ करने को अभी भी जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं ना कि 7 लोग हमारे मुनहरिफ हैं, हमारे 7 लोग अगर मुनहरिफ है तो वो इनके साथ बैठेंगे। इनको मैं कहता हूँ आपके 60 लोग हमारे साथ बात करने के 60 लोग जी, ये अपनी पार्टी की फिक्र करें, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपने जितना अभी आपने पढ़ के सुनाया, इसमें कोई एक चीज ऐसी है जिसमें हम अपना कोई मफाद रख रहे हैं? चलिए, शुक्र है आपने हमारी इतलात के मुताबिक जो अमेंडमेंट जो भी है वो आपने उनको एग्री कर लिया कि ये तो है ना, जो आपने पढ़ के सुनाई वो आप एग्री कर रहे हैं कि हैं। जी, इसमें कोई ऐसी चीज है कि जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन को, अगेंस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है? नथिंग। लेकिन चीजों को पॉलिटिसाइज करना, आप यहाँ पर कोई भी अच्छा काम, वो कह रहे हैं, मैं अर्ज करती हूँ कि क्या है उनके व्यू में, वो कहते हैं कि आप लोग सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि आपको
ایک شخص سے اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص نہ آئے, اور یہ پرابلم میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ بڑی جو وجہ ہے, ریزن ہے, وہ یہ ہے, یہ ان کے اپنے چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہوتی ہے. وی آر ویری مچ کلیئر, ہم اپنے ویژن میں کلیئر ہیں. کیا ہے ویژن؟ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کا جو وقت ضائع ہوتا ہے آئینی پٹیشن سننے میں, میرے خیال میں وہ ہونا نہیں چاہیے, اور اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. جو لوگ قتل اور قید ناحق کاٹ رہے ہیں ان کے مقدمے سننے چاہیے. یعنی انکمنگ جو چیف جسٹس بنتے ہیں اکارڈنگ ٹو سینیورٹی پرنسپل, ان پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں. گزشتہ آپ 2-4 سال اٹھا لیں, سپریم کورٹ کو صرف آئینی معاملات میں انگیج کیے رکھا گیا ہے. صحیح. پاناما سے آپ دیکھ لیں تو پاناما کے آنورڈز آپ کو سپریم کورٹ کی کوئی جو اس کی اپنی فنکشن جو اس کا ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے, ہو نہیں رہا. تو میرے خیال میں دے شوڈ لک انٹو اٹ, اور ان کو بھی ساتھ آنا چاہیے. آپ کو کوئی جو سینیورٹی پرنسپل کے حساب سے چیف جسٹس بنتے ہیں ان پہ آپ کو مسئلہ ہے نہیں؟ دیکھیں, ہمیں کسی چیز پہ مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو سسٹم ہے وہ سموتھ چلے. جو ثاقب نثار کے طور میں ہوا وہ غلط تھا, جو عمر عطا بندیال نے کیا وہ غلط تھا, جو پاناما بینچ نے کیا وہ ظلم تھا, وہ زیادتی تھی, وہ انصاف کا قتل عام تھا, گلا گھونٹا گیا. میاں نواز شریف کو بلایا ایک کیس میں تھا اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا کسی اور کیس میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ریفارمز لائیں کہ جو سپریم کورٹ کا جج ہو, یعنی آپ اپنے ڈومین میں رہتے اپنا کام کریں. کہ آپ کو کسی شخص سے مسئلہ نہیں ہے؟ No, we don't have any problem with anybody. ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں پرابلم اس ملک کے مسائل سے ہے جو یہاں پر یا کچھ تھے یا کچھ پولیٹیکل فورسز نے جنہوں نے پولیٹیکل لبادہ اوڑا ہوا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے یعنی آپ کو کوئی ایسا We don't have any grudge with Mansoor Ali Shah. آپ نے بڑی کلیئر بات کر دی. پھر شوکت یوسفزئی صاحب, آپ پہلے تو اپنے 60 لوگوں کا جواب فرمائیں کہ آپ کے جو 60 لوگ ہیں وہ ان کی فکر آپ کو لاحق نہیں ہے, اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں. اتنی مطلب جمہوری حکومت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پھر بھی نمبرز پورے ہونے کے باوجود بھی اتفاق رائے ہو جائے. تو آپ کو اور کیا چاہیے بطور اپوزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ غیر آئینی حکومت ہے اور غیر منتخب حکومت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ حکومت جو ہے جس طریقے سے انہوں نے حکومت بنائی ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر رہی کہ وہ آئینی اصلاحات لائیں. حالانکہ پارلیمنٹ کا کام ہے. لیکن یہ مجھے بتایا جائے کہ ان کی اگر آپ گنتی کر لیں تو کیا یہ گنتی ان کی پوری ہوتی ہے؟ یہ جو چھانگا مانگا کی سیاست ہے جن سے جان چھڑائی گئی تھی وہ دوبارہ کیا انٹروڈیوس نہیں ہو رہی ہے؟ یہ جو دعوے ہو رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اکثریت ہے, تو کہاں سے ہے؟ مطلب کون سے لوگوں کو آپ نے خریدا ہے؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, تو وہ بات تو پھر کنفرم ہو رہی ہے نا. تو اگر لوگوں کو خرید کر آپ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں یا ترمیم لانا چاہتے ہیں تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. شوکت صاحب میں عرض کروں, پھر یہ آپ کے لیے بھی تو لمحہ فکری ہونا چاہیے نا کہ آپ کے 60 لوگ اگر وہ کلیم کر رہے ہیں, 60 لوگ آپ کے بک گئے, آپ نے کہا خریدا ہے. نہیں دیکھیں یہ تو ابھی دعوے ہیں نا. اب جب وہ آ جائیں گے, ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو تو یہیں پہ الحمدللہ جو 8 ججز نے جو بات کی ہے, جو ریمارکس دیے ہیں, جو فیصلہ دیا ہے, اس کے بعد تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ امینڈمنٹ کی طرف آئیں گے. یہ تو اب بھاگیں گے. 56 سے 26 پہ آ گئے ہیں تو یہ تو اور بھی بھاگیں گے. لیکن بات یہ ہے نا کہ کہاں سے اکثریت لے کر آئیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ کے سامنے بات ہے کہ ایم این ایز کو پکڑا جا رہا ہے, ایم این ایز کو اغوا کیا جا رہا ہے, اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کسی حکومت میں ترامیم کے لیے کبھی ایسا ہوا ہے ماضی میں؟ اس طرح کی کوئی کام ہوئی ہے جو آج 1-2 ایم این ایز کی کہتے ہیں کہ فیکٹریاں بھی ان کو گرا دیا گیا ہے؟ تو یہ کام کبھی نہیں ہوا ہے پاکستان کے اندر. میں کہہ رہا ہوں بالکل کرے پارلیمنٹ. میں ہمیشہ پارلیمنٹ کے بالادستی کے حق میں رہا ہوں, لیکن پارلیمنٹ کیا زبردستی جو ہے وہ کوئی کام کرے؟ اگر ہم نے کیا ہے تو بھی غلط تھا, اس وقت بھی میں نے کہا تھا غلط ہے. اگر یہ آج غلط ہے. یہ دیکھیں قانون بنتا ہے عوام کے لیے. اگر قانون سے عوام کو فائدہ ہے تو بننا چاہیے, لیکن تو فائدہ ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کورٹ وہ کام کرے گی جس کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہیں. سیاسی نوعیت کے کیسز کے سننے کے علاوہ یہ تو کام ہے نا سر کورٹ کا. یہ صرف میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں وہ نا یہ صرف تحریک انصاف کو کرش کرنے کی اور عمران خان کو کرش کرنے کی ایک سازش ہے. یہ کوئی ترمیم عوام کے لیے نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ فیصلہ نہ کرے. ہر فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے پوچھا جائے. یہ دیکھیں ایک زمانے میں یہ امیر المومنین بھی بننا چاہتے تھے
कि जी सारे फैसले एक ही बंदा करेगा। अच्छा। वो फिर उसकी तरफ जाने ये लोग की कहते हैं आप खान साहब शायद बनना चाहते थे। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में लोग जमहूरियत को चाहते हैं और जमहूरियत के लिए स्ट्रगल भी हो रही है। ये देखें, ये मुश्किलात होती रहती हैं। आज बिल्कुल ये इनके पास एस्टेब्लिशमेंट है, इनके पास कुव्वत है, पंजाब पुलिस है, ये ज़बरदस्ती भी करना चाहते हैं, कर लें। लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि उनको ये आज एक छोटी सी लालच की गरज जो है वो बिक जाएंगे। लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सही हो गया, यानी आपको अभी भी बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात पे। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, वापस आते हैं तो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड साथी हमारे साथ हैं। अगर हमारे मेंबरान उनकी राय सुनने से पहले एक ब्रेक तक का नाजरीन को वो वेट करवाते हैं ताकि वापस आए तमाम आप लोग हमारे साथ। स्टे विद अस। वार्म वेलकम नाजरीन। अभी इख्तियार साहब जैसे ब्रेक से कबल कह रहे थे कि भाई बताएं प्रॉब्लम क्या है आपको। तो एक तो ये प्रॉब्लम तो प्राइमरीली वो कह रहे थे कि एक किसी फर्द वाहिद के अगर कोई खिलाफ है तो दूसरी जाहिर है जो शौकत साहब ने बात की, हसन साहब, ये प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इन्हिराफ कर रहा है तो मर्जी से इन्हिराफ करे। लेकिन हम तो सुन रहे हैं कि कुछ सेनेटर्स हैं जो कि गुमशुदा हैं और शायद वो हुकूमत के पास हैं, जिनमें BNP के भी लोग हैं, PTI, JUI सब के। BNP के तो खातून आ गई थी सरफेस के ऊपर। एक दो ही तो उनके BNP के सेनेटर्स हैं। हाँ। एक सेनेटर कासिम साहब हैं, वो तो मेरे ख्याल से इज़ नॉट वेल, ही इज़ ऑन डायलिसिस। अगर उनको उठाया हुआ है तो मुनासिब बात नहीं है। हाँ। एक बात तो ये है। सेकंड जो बात कर रहे हैं कि जी लोग इन्हिराफ करेंगे तो फिर इन्हिराफ करेंगे तो उसकी कॉन्सिक्वेंस भी उनको फेस करना पड़ेगा। सही। अब पार्टी पॉलिसी, पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ जिस तरह अगर जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ लोग आज सेनेट में वोट देते हैं इस आईनी तरमीम को और मौलाना फजल रहमान उसके मोस्ट लाइकली आज ऑब्स्टेन कर जाएंगे, वो आईनी तरमीम का मुमकिन है कि वो हिस्सा ना बने। इसके बावजूद जो लोग वोट करेंगे तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस उनको फेस करना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल। तो ये चीज़ तो ये है और ये खबर भी है कि मौलाना साहब के लोग जो हैं वो सेनेट में शायद वोट करेंगे और मौलाना साहब जो है वो आईनी तरमीम के हक में वोट देने से गुरेज करेंगे, वो ऑब्स्टेन करने जा रहे हैं। बड़ी अहम बात कर रहे हैं। ये ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई करेगा तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस वो 63A आज लागू है। 63A में सिर्फ वोट शुमार ना किए जाने को से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। पेनल्टी जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने रखी थी वो आज भी बरकरार है और वो बरकरार रहनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन है और ये कोई छोटी पेनल्टी नहीं है। मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको पेनल्टी क्या दे रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कामरान मुर्तज़ा साहब जो बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वोट देंगे। अब वैसे आपने खबर भी दी है कि मौलाना जो है एब्सटेन कर रहे हैं, उनके कुछ लोग वोट दे रहे हैं। किस तरह से वोट दे रहे हैं सुनिएगा अकॉर्डिंग टू कामरान मुर्तज़ा साहब। मेरी पार्टी के लोगों को भी धमकाया भी जा रहा है और गालियां भी दी जा रही हैं। सेनेटरों को, MNAs को गालियां, धमकियां अगर इस तरह से लेके जाना है तो फिर अख्तर मेंगल ने अगर रिजाइन किया, कल नसीमा रिजाइन कर देगी और भी हम में से 5-7 लोग रिजाइन कर जाएंगे। मुमकिन है कि उन 5-7 लोगों में मैं खुद भी हूँ सर। फिर इस हाउस में बैठने का फिर कोई वजह मौजूद नहीं होगी अगर इस हाउस में बैठ के इस तरह से बेइज्जती करवानी है। अगर दस्तूर को इस तरह से बनाना, दस्तूरी अमेंडमेंट्स पे इस तरह से वोट लेना है, फिर इसके बाद जो है ना इस दस्तूर का कोई जो है ना वो नहीं रहेगा। फिर मामला ऐसे होंगे जो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए ना, बात ये है कि ये बात जो ये कर रहे हैं ये बातें तो दुरुस्त है ना। ये बातें तो इस बात के ऊपर तो किसी किस्म का मतलब मैं आप तस्दीक कर रहे हैं। कौन इख्तलाफ कर सकता है अगर ऐसी बातें दुरुस्त हैं तो। अगर किसी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ कोई तस्दीक करे, कोई इस किस्म का रवैया अख्तियार करे तो वो तो काबिल मुज़म्मत है। बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कटहरे में खड़ा करना चाहिए अगर ऐसी चीज है। चाहे MPA है, MNA है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का। इनके धमकाने वाले लोगों को आप कह रहे हैं कटहरे में खड़ा करना चाहिए, तो बड़ी अहम बात आपने की। जी, अगर धमका रहे हैं ना इसका एविडेंस भी देना ना आप। अगर जिस बंदे को धमका रहे हैं, जिसको गाली दे रहे हैं, उसको खुद खड़ा होना है ना। उसने बताना है ये मुझे धमकी दी है, मुझे गाली दी है, सही हो गया, मुझे इसने किया है। तो देखिए, इनिशियली तो अपने पांव के ऊपर उस शख्स ने खड़ा होना है जो विक्टिम है। अगर वो खुद खड़ा नहीं होगा तो फिर आप, मैं, इख्तियार वली साहब या साकिब बशीर साहब उसकी मदद नहीं कर सकते। और अगर वो ये कहे कि मैंने खामोश भी रहना है और मोना जो है वो मोना खान साहिबा जो है वो मोना आलम साहिबा जो उसकी आवाज़ उठाएं, इख्तियार वली उठाएं, हसन यूब उठाए या साकिब बशीर उठाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जो मज़े की बात मैं बताऊं आपको, मतलब जो चीज़ दुरुस्त नहीं है वो दुरुस्त नहीं है। तो फिर हमारे मोअज़्ज़ज़ जनाब सेनेटर साहब कामरान मुर्तज़ा साहब
ان کا بھی تو حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اپنے کسی لیڈر کو کسی معزز کے ساتھ ملاقات کروائیں، جب اس معزز کا اپنا بینیفٹ لگا ہوا ہے اور بالکل یہ وقت ہے جو سمجھ لے کہ عصر کے بعد جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کی گھڑی ان کی آ چکی ہے، تو ان کی ملاقات ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تو ان کو کرانی چاہیے تھی وہ ملاقات، نہیں کرانی چاہیے تھی، نہیں کرانی تھی، آپ کو کیا شکوہ ہے؟ نہیں کرانی چاہیے تھی نا، نہیں کرانی چاہیے تھی، جو انہوں نے کرا دی، وہ ملاقات بنتی نہیں تھی تو ملاقات کروا دی تھی نا۔ معزز آدمی ہیں وہ، بہت معزز ہیں، آپ ان کی بڑی وکالت کر رہے ہیں آج کل، نہیں وہ آج کل وہ معزز ہیں، وہ معزز وہاں پر شاعر دستور والے معزز ہیں، اچھا وہ معزز ہیں جہاں پر میں نے سالوں سال گزارے ہیں، وہ وہاں کے باسی ہیں، سپریم کورٹ کے آپ کہہ رہے ہیں، میں اس معزز کی بات کر رہا ہوں، تو اس معزز کی پھر ملاقاتیں تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا سیاسی قائدین کے ساتھ؟ آپ کورٹ کورسپونڈنس میں آپ کا بڑا طویل تجربہ ہے نا، میں ایزیوم کر رہی ہوں آپ کورٹ کی بات کر رہے ہیں، جی اس معزز کو جتنی میں باتیں کر رہا ہوں اتنی باتیں آپ سنیں نا، تسلی رکھیں، میں اتنی خبریں دے رہا ہوں آپ کو، پھر ان معزز کی ملاقاتیں تو نہیں بنتی تھی نا، اور ان کو ملاقات کرانی بھی نہیں چاہیے تھی۔ چلے صحافی کے ساتھ تو مل لیا نا معزز نے، وہ تو چلو مانتے ہیں، ملتے بھی آ رہے ہیں، رابطے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مجھ سے بھی رابطے رکھتے ہیں۔ یہ آپ نے اشارہ کیا ثاقب صاحب کی طرف، میں اپنی طرف اشارہ، پہلے 2 انگلیاں میں نے 2 ہاتھ اپنی طرف کی ہیں کہ میرے ساتھ بھی کوئی رابطے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلیں وہ تو کسی حد تک ہو گیا۔ جب آپ کا مفاد کا ٹکراؤ ہو، مفادات کا، جب آپ کا اپنا بینیفٹ لگا ہے، تو میں اس ملاقات کو مفاد پرستی کا نام دوں یا اس ملاقات کو میں ٹھگی سے تعبیر کروں؟ نہیں، کس نے میری بات سنی؟ مولانا صاحب کا کس سے بینیفٹ لگا ہے؟ نہ وہ گورنمنٹ میں ہے ابھی، نہ ان کے پاس کوئی وزارت ہے، نہ گورنرشپ ہے، کون سا بینیفٹ لگا ہے مولانا صاحب کا؟ سیاست میں ان کا کام بنتا نہیں ہے، معززین کا کام نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا، آپ کہہ رہے ہیں نا بینیفٹ لگا ہوا ہے۔ سیاسی لیڈرز کے ساتھ کیا عام لوگوں سے ملاقات کرنا نہیں بنتا ان کا، اور جب ان کا اپنا معاملہ اس طرح بنا وہ اہمیت کا حامل ہو، پورا ملک کا جو ہے وہ یعنی سمجھ لیں کہ پارلیمان بھی، سیاست بھی، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ بھی اس طرف دیکھ رہا ہو، تو پھر ایسے حالات کے اندر یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، مولانا صاحب نے کوئی ملاقات کر لی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ان کی جو وہ آئیڈیالوجی کی باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی غلط ہے؟ یہاں پر تو کچھ انہی کے کیمپ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں یار آپ اس ملاقات کے اوپر چھوڑ ڈالا ہے۔ کیمپ نہیں ہے، میں تو ایک صحافی ہوں۔ نہیں مطلب کیمپ کا مطلب یہ ہے کہ اس لائک مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس ملاقات کے اوپر کر رہے ہیں، یہ میرے پاس خبر نہیں ہے یہ ملاقات۔ وہ کہتے ہیں وہ تو بلاول صاحب سے بھی ملے ہیں، وہ معزز جب بلاول سے بھی مل گئے، مولانا سے بھی مل رہے، تو استعفیٰ دیں، سیاست آئیں یار، جو کام ہے۔ اگر بہت شوق ہے آپ کو سیاست میں، آج جو انہوں نے وضاحت جاری کی ہے، 3 جج تو اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، اور پھر آپ نے ایک دفعہ ڈیٹیل ریزننگ دے چکے ہیں، جو وضاحت جاری ہوئی ہے ناظرین آپ نے تفصیلی فیصلہ کے لیے آپ نے تفصیلی فیصلہ دے چکے ہیں، نشستوں کے حوالے سے وضاحت جاری ہوئی ہے، تفصیلی فیصلے کے بعد آپ کو یہ وضاحت دینا بنتی نہیں ہے۔ آپ کیس کو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، کیس ڈن ہو چکا ہے، آپ اس کیس کے اندر جو دیگر فریقین تھے آپ نے کیا دوبارہ ان کو سنا؟ کیا ان کو نوٹس جاری کیا؟ کیا ان سے ملے؟ نہیں، تو پھر آپ نے وضاحت کیوں جاری کی؟ ایوری ون کین میک آؤٹ کہ پرابلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تذکرہ ہے۔ بات جو کر رہے ہیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس حوالے سے ہم بھی ذری سی بات ہے، ہمارے پاس ہی معلومات آتی رہتی ہے، ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور اگلی بات میں آپ کو کر دوں، اگر جو ہے وہ جو آفرز چائے پی لیں، آ کے بیٹھ جائیں، شورٹی دے دیں، اس طرح کی چیزیں، تو جسٹس منصور علی شاہ کا آج سے 2 ہفتے پہلے نوٹیفیکیشن ہو جاتا۔ اگر وہ ایسی ملاقات پہ ایگری کر جاتے، ملاقات کر لیتے، یا جو ہے کوئی شورٹیاں جو ہے وہ دے دیتے، نہ تو ایسی کوئی ملاقات۔ میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ملاقات ہوتی تو نوٹیفیکیشن 2 ہفتے پہلے ہو چکا ہوتا۔ اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے خصوصی کمیٹی نے جو مسودہ منظور کیا ہے، اس مسودے میں اور 14-15 سپٹمبر کے مسودے میں تو بہت بڑا فرق ہے، لیکن اس کو سارا کھنگالنے کے بعد مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ 1 لائنر اس مسودے کو کیسے کہیں گے، تو میں اس کو کہوں گا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے یہ ساری ترامیم لائی جا رہی ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ ماضی میں ہیرو رہے ہیں، آج کی جو پولیٹیکل پارٹیز جو ان کے خلاف کھڑی رہی ہیں ان کے ہیرو رہے ہیں۔ صرف ایک فیصلہ جو میری نظر میں اور بہت سارے جو آئینی جو دماغ ہیں ان کی نظر میں آئین اور قانون کے مطابق درست فیصلہ تھا، اور وہ جو مال غنیمت بانٹا جا رہا تھا اس میں سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا، صرف وہ فیصلہ ہضم نہیں ہو رہا، کوئی شورٹی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے۔ ایک اور بات، آج کی جو وضاحت آئی ہے
یہ وضاحت تو میرا خیال میں ضرورت ہی نہیں تھی. سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کی ججمنٹس موجود ہیں. یہ الیکشن کمیشن کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کسی بھی جو ہے وہ سادہ لیجسلیشن سے بے اثر کر دیں گے, ختم کر دیں گے, تو پھر یہ پورا سسٹم ختم ہو جائے گا. آپ نے پوری جوڈیشری کو جو ہے وہ اسٹیک پہ لگا دیا ہے. پہلے جو ہے وہ 90 ڈیز والا جو تھا, اور ابھی جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا. اور میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. پوری کوریج کی ایک لیگیسی ہے, تو آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسے کہ وضاحت آئی ہو, جیسے بھی حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی کبھی سنا گیا ان فریقین کو دوبارہ, اس کی کیا مصیبت؟ ویسے وضاحتیں تو آتی رہتی ہیں, میں اب اس کیس کی بات نہیں کرتا, لیکن وضاحتیں تو آتی بھی رہتی ہیں ایسی اچانک سے. جی اچانک سے بالکل جو ہے وہ آتی رہی ہیں, اس پہ ہم اب جاتے نہیں اس تفصیل میں. جو وضاحت یہ جو 8 ججز دے رہے ہیں, یہ جو انہوں نے بات کی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو پچھلے 3 ماہ سے ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ 3, 4, 5 کا نہیں تھا, فل کورٹ کا فیصلہ تھا. اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, پہلے یہ تھا کہ 184(3) میں انہوں نے کہا جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ہم لے کے آ رہے ہیں, اس میں اپیل ہونی چاہیے. بالکل درست کہا کہ اس میں اپیل تھی نہیں, اور اینڈ پہ ہوتا تھا, بندے کے پاس آگے ہوتا ہی نہیں تھا. اور اب کیا ہے, اب جو ہے وہ جو بینچز بنا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا حتمی فیصلہ ہوگا. پھر ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ایک کلاس ڈالی گئی ہے جس کا شاید اس کی طرف نہیں گیا, کہ جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں پینڈنگ, وہ بھی اب کانسٹیٹیوشنل بینچز سنیں گے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو مخصوص نشستوں کے کیس کی نظر ثانی بھی پینڈنگ ہے, تو وہ اب جو ہے وہ اس بینچ کے پاس جائے گی. پھر یہ کہہ رہے ہیں 5 رکنی یا 9 بینچ, 9 رکنی بینچ ہوگا. پھر حسن ایوب صاحب کو پتا ہے کہ جب 13 ممبر کے فل کورٹ نے کیس سنا ہے, تو وہ 9 کیسے اس کو سن سکیں گے. اگر بینچ سن لے ثاقب صاحب تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کیونکہ ان کو جو آئی تھنک جو بنا رہے ہیں, جو کام ججز سن ہی نہیں سکتے نا, سن ہی نہیں سکتے, بنیاد ہی نہیں ہے. 13 ججز نے فیصلہ کیا ہے, تو 13 نے ہی نظر ثانی جو ہے وہ سننی ہے. تو اس میں یہ ایک پوائنٹ بھی ہے. ایک اور چیز جو ابھی کی لیجسلیشن آئی ہے, اس میں جسٹس یحییٰ, اب جو ٹاپ 3 میں سے ایک چیف جسٹس لگانا ہے, جسٹس منیب اختر تو نہیں ہے, جسٹس منصور علی شاہ بھی بظاہر جو ہے لگ رہا ہے ابھی تک کہ یہ نہیں ہے. تو جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے, میں تو مطلب ایسا تو نہیں میں بات کر دوں کہ نہیں ہے جی, ہو سکتا ہے وہ ہوں, تو یحییٰ افریدی ہیں. اب ایک کلاس ڈالی گئی ہے اس میں کہ اگر جو کمیٹی ہے پارلیمانی کمیٹی, وہ 3 میں سے ایک کو چیف جسٹس نامزد کرتی ہے, وہ انکار کر دیتے ہیں, تو پھر نیکسٹ موسٹ سینئر جو ہے ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. تو یہ ایک رستہ جو ہے رکھا گیا ہے کہ یحییٰ افریدی, کیونکہ ماضی میں آپ کو پتا ہے آپ کی اختیار صاحب جو آپ نے بات کی نا کہ آپ کو کسی ایک فرد واحد سے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, آلرائٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اختیار صاحب سے پوچھوں گی, کیونکہ وہ جو تھے انہوں نے بات ہی, اختیار صاحب نے یہ کی کہ ہمیں کسی شخص سے پرابلم نہیں ہے, لیکن جو اس کے جو خلاف اوپینینز ہیں ان تمام تر چیزوں کے اور پروپوزڈ امینڈمنٹس کے, وہ کہتے ہیں کہ پرابلم ہی یہی ہے اور مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آفٹر اے بریک پوچھتے ہیں اختیار صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. جی اختیار صاحب, آپ کی طرف اوور ٹو یو. آپ کو ہے پرابلم, ظاہر ہے ہر طرح سے یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص سے آپ کا ایشو ہے, اور کیا آپ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی جیسے حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے, لیکن کلیمز تو آ رہے ہیں. ابھی سعد رفیق صاحب نے بھی بڑا سوال سخت ٹویٹ کیا ہوا تھا, انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بہو ہیں ان کے حوالے سے, کہ ان کے اٹھانے کے بارے میں کوئی جواب دیا جائے, اور یہ کب تک یہ تمام تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ اس کے بارے میں تو دیکھو, ہم سب کا ایک ہی ہمارا اس کا نیریٹو ہے. کل بھی میں نے خود بھی اس پہ ٹویٹ کی تھی, میں بات کی تھی, ایک لائیو شو میں بیٹھا ہوا تھا رات کو. ہم ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن ان کے اپنے کرتوت بھی ایسے ہیں کہ یہ خود ہی اغوا ہو جاتے ہیں, خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں. جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اغوا ہوا ہوں, اس کو بولو کہ بھائی جاؤ بندے کا نام لو, کس نے اغوا کیا تھا, پرچہ کراؤ, تھانے میں تو جاؤ نا. یہ کام تو یہ کرتے نہیں ہیں, بٹ دے آر اونلی انٹرسٹڈ ٹو میک اے ویلاگ, ایک کلپ بنا لیں گے, اس کو سوشل میڈیا پر ڈالیں گے. آپ کہتے ہیں جعلی اغوا کی یہی کرتے ہیں نا. تو اگر کوئی جینین بات ہو تو ہم اس کو سپورٹ, ہم ایسی حرکتوں کو کبھی بھی نہیں کر. آپ کو کافی سارے قصے انہوں نے بتائے, آپ کو کوئی بھی جینوین آپ کو نہیں لگا؟ میں بتاتا ہوں, ہم خود مار کھائے ہوئے لوگ ہیں. ہماری اپنی مریم نواز کا سیاست میں کوئی رول تھا اس وقت جب اس کے بیڈ روم تک یہ گھس گئے تھے ہوٹل کا دروازہ توڑ کر؟ اس وقت وہ خاصی ایکٹیو تھی. رانا ثناءاللہ نہیں, مطلب وہ کسی آفس وہ عہدہ نہیں رکھا ہوا تھا. رانا ثناءاللہ ہوتا بھی تو یہ رانا ثناءاللہ کی بیوی کو آپ نہیں دیکھا تھا کس طرح وہ تاریخوں پہ آتی تھی.
किस तरह वो रोती थी। सही है, तो हम बिल्कुल। तो खुद मार खाए आप हुए सही लोग कह हैं। रहे हैं। हम मार नहीं करते, हम इनको मारते तो नहीं। आपको तो और ज्यादा इसका इनको ये कंसिडरेशन रखनी चाहिए चाहिए कि ये कम से कम जो अगर हकीकत है वो बयान करें, हम इनका साथ देंगे। मैं यही अर्ज करी हूं, बहुत सारे केसेस उन्होंने बताए ना कि भाई मैं मिसाल बताऊं आपको, बिजनेसेस खराब हो रहे हैं, घर खराब हो रहे हैं, आपको लगता है सारी स्टोरीज हैं मजे की बात आपको। अच्छा, अली अमीन की क्या स्टोरी है? वो तो चले, वो तो शौकत साहब को भी यकीन नहीं आएगा शायद। अब मैं ये कहते हैं ना, अब शौकत साहब कहते हैं कि छांगा मांगा की सियासत, तो इनसे पूछें कि आपके वक्त में जब आपकी हुकूमत थी तो ये यहाँ पे बिल किस तरह पास होते थे? लियाकत से। आप वो आमिर लियाकत हुसैन की वो बात आप भूल गए। आप तो हमारे एमएनएस को गर्दनों से इस तरह पकड़ के जहाज में डाल के उठा के ले जाते थे। एक कर्नल लियाकत के जरिए आपकी पूरी पार्लियामेंट चलती थी। आप हमें सिविल सुपरमेसी की बातें सुनाते हो। हमें कितना है कि आप कितने डेमोक्रेटिक हैं। 8 जजेस की वजाहत, दिस इज टोटली, मैं समझता हूँ दिस इज टोटली इर्रेलेवेंट इस करंट सिचुएशन में। बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बात बड़ी सीधी है, बड़ी सिंपल है। नहीं, वो उन्होंने साकिब साहब ने कहा ना 3 महीने से फिर आपने उसको इल्तिमा में रखा हुआ है, स्पीकर साहब खत लिख रहे हैं। एनालिस्ट को मैं इनको इनवाइट करता हूं, ये मेरी बात सुने। इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे करेक्ट कर सकते। क्या दावत है? इलेक्शन एक्ट 2017 विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो खुद कहता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक रिजर्व सीट्स के बारे में इफ यू डिडंट अप्लाइड इट डजंट एग्जिस्ट। अगर आपने अप्लाई नहीं किया आपका राइट नहीं बनता। तो हमारा 8 जजों से और सुप्रीम कोर्ट से नहीं, वो कहते हैं घड़ियां पलट गई ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो यही है कि वो पहले वहां से डिराइव हुआ था जब उनका बल्ले का निशान छीना था। इस पे अगर ना छीनते तो वो अप्लाई भी करते। इस पे कमेंट कुछ और होगा कि घड़ियां क्यों बदलती हैं। घड़ियां क्यों बदलती हैं, उसकी वजह क्या है? बिकॉज आप किसी को ब्लेस करना चाहते हैं, किसी को नवाजना चाहते हैं। सीधी बात यह है, मैं बहुत क्लियर हूं। मैं किसी को ना, मैं खुद इबाम में रहता हूं ना कौम को इबाम में रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो नन्हे की दुकान नहीं है, वो भी आईनी इदारा है। अगर वो अपने इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं चलेगा, वो आपसे बाहर की डिक्टेशन लेकर फिर अपने इलेक्शन एक्ट को क्या कर चाटेगा। उसको भी एक रूल को फॉलो करना है, उसको भी एक निजाम को लेके साथ चलना है। तो मेरे ख्याल में उनकी आप मुलाकात करवा देना उनसे। वो कहते हैं खान साहब से मुलाकात करवाने दें और फिर मामला सीधा है। खान साहब की मुलाकातें इन्होंने मुशावरत तो करने देना अपने फाउंडर से। इन्होंने की है, लेकिन खान साहब की जितनी मुलाकातें होती हैं उसके बाद एक शरारत होती है। अच्छा। उसके बाद एक इंतशार होता है, उसके बाद फिर पंजाब कॉलेज के वाक़े होते हैं और ऐसी सारे ड्रामे और सीन। ये सारे शरारत से आप लोग बाज नहीं आते सर। फिर वो क्या कराएं आपकी मुलाकातें ना रोकने के अलावा? उनका क्या इसके अलावा चारा था? क्योंकि गंडापुर साहब जो कहते हैं बंदे लेके आए थे, उसमें भी बाकायदा केपी के मतलब पब्लिक सर्वेंट्स थे और शायद पुलिस एहलकार भी थे। कोई लिस्ट जारी हुई थी जो कि कारकुनान के भेस में आए थे। फिर ये शरारतें नहीं तो क्या है सर फिर? देखिए, पहली बात है वो चीफ मिनिस्टर अगर वो आता है तो जाहिर है उसका स्टाफ तो सरकार का ही होगा ना, कोई प्राइवेट स्टाफ तो नहीं लेकर आया ना। आवाज नहीं आ रही। देखिए, ये तो यहाँ तो खैर जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से ये मुल्क चलाया जा रहा है डिक्टेशन के ऊपर और अमरीत के सहारे के ऊपर, तो ये तो वैसे भी एक मजाक बन गया है। कोई यहाँ पे न कोई आईन है न कोई कानून है। अब कितना बड़ा मतलब ये कि पूरा हर चैनल पे चल रहा है कि जी फलां को अगवा किया गया, फलां को ये किया गया, फलां के साथ ये ज्यादती हुई, ये किसी को नज़र ही नहीं आ रही है। और फिर आके शाम को ये झूठ बोलना कि जी हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तो ये कब तक झूठ बोलेंगे? और जो देखे ना छोटे छोटे नन्हे बच्चों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई। पिंडी में एक बच्चा डायरेक्ट हिट हुआ, वो हमने फेसबुक पे देखा, उस पे देखा। क्या ये भी पीटीआई ने कहा है कि निकलो इसकी हुकूमत खत्म करो? देखिए, ये इस तरह एक पुलिस एहलकार भी तो शहीद हुआ है ना। छोटे नन्हे बने देखें, नन्हे बच्चों के ऊपर अगर इस तरह की, अगर ये बात मान लेते उसी वक्त अगर ज्यादती हुई है तो इन्वेस्टिगेशन कर लेते, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन चूंकि हर चीज में बदमाशी, हर चीज में मतलब फोर्स का इस्तेमाल कि जी हम तो ऐसे हैं। और आपने देखा कि वो जो खातून बता भी रही थी कुछ, उसके माइक हटा दे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ, आप वो उसकी बात कर रहे हैं, वो जो पंजाब कॉलेज वाला मामला। जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये चूंकि जोर जबरदस्ती और इसका ये जो चीजें हैं ये इनके साथ रही है, ये बगैर धूस धांधली के ये कुछ भी नहीं कर सकते। आवाम इनको वोट ही नहीं करते।
मरियम नवाज साहब अपनी सीट हार चुकी हैं, नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हार चुके हैं। अच्छा शौकत साहब, ये बात फरमाइएगा, ये लोग इनकी तरफ से काउंटर इल्जाम भी है आपके ऊपर, वो कहते हैं आप लोगों ने अपने बंदे एक्चुअली अगवा किए हुए हैं और केपी में रखे हुए हैं, ये दुरुस्त है बात? देखें जो लोग केपी के हैं वो केपी में हैं, बिल्कुल है, लेकिन जाहिर है अब आप सबको पता है अगर वो जाते हैं तो उनको अगवा किया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। अच्छा, इसलिए वो अपने घरों में रह रहे हैं। हाँ। ये तो सारी दुनिया को पता है। अगर हम झूठ यानी आप लोगों ने उनको इनके ये लोग उनको ना उठा ले, इस वजह से आपने उनको वहाँ केपी में रखा हुआ है। They don't trust even. देखिए अगर हम झूठ बोलते हैं ना, अगर हम झूठ बोलते हैं तो फिर तो मौलाना फजल रहमान साहब, अच्छा ये इंटरप्रिटेशन उसकी इख्तियार साहब एक दे रहे हैं, वो कहते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन ये भी तो है कि आपको अपने मेम्बरान पे भी भरोसा नहीं है। वाली को यार मेरी बात सुने ना आप, मोना इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो आइन और कानून की जो है ना उसके ऊपर बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। अगर आज मीडिया जो है वो किसी मसलाहत का शिकार होकर गवर्नमेंट की सपोर्ट में खड़ा हो जाता है तो कल लोग जो है ना इस मीडिया के ऊपर भी हंसेंगे, क्योंकि मीडिया ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे सहाफियों के मैं नाम गिन सकता हूँ जो जेलों में गए हैं, मजे सियासतदान करते थे, जेलों में सहाफी होते थे, लेकिन आज उलट हो रहा है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े वो मसलाहत के शिकार है, वो आगे नहीं आ रहे हैं, देख भी रहे हैं कि गलती हो रही है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी ये तो ठीक हो रहा है। नहीं सही हो गया, मीडिया की तंबी तो आपकी सही है शौकत यूसुफजई साहब। मैं आपसे केपी के बंदों का सवाल मैं आपसे कर रही थी ना, उसका जवाब फरमा दें। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर जल्दी क्या है। अगर आपने कानून साजी करनी है सबको ऑन बोर्ड ले लें, सबसे बात कर लें। ये बदमाशी क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती उठा के, और कह जी हमने तो ये कानून साजी करनी है इसलिए कि मुल्क के लिए अहम है। बल ये जो आप सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करके बैठे हैं, 8 जजेस का फैसला, 8 जजेस नहीं 13 जजेस का फैसला है, वो फैसला आप जो है जूते के नोक में रखे हुए हैं। चले आप कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन एक जुमला है कहते हैं ना कि हमारे मेंबरों को 1-1 अरब रुपए की जो है तो ऑफर्स हो रही है। उमर अयूब कह रहा है आज कि 3-3 अरब रुपए की पेशकश हुई है। हम कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए भाई, मूंगफली और गंडेरी के भाव तुम्हारे मेंबर मिल रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है तुम्हारे मेंबर। और आप वैसे मुफ्त में अपने मेंबरों की कीमत लगा रहे हो, आपने खुद मंडी लगाई हुई है। आप खुद कहते हैं कि 1 अरब और 2 अरब, मैंने पहले भी कहा था मैं जहां इफ्तार वली होगा मैं उसके प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा, इसलिए कि ये क्यों आपने मंडी लगाई करता है, मुझे बदतमीजी किसी को ऑफर नहीं बिल्कुल अभी आपकी पूरी बात है। देखिए अपनी बारी पे बोले, पहले इसको तरीका सिखाए, अपनी बारी पे बोले, जो बोलना है बोला करे। ये गलत तरीका है ना। देखो भाई आपकी बारी खत्म हो गई थी, मैं अपनी बारी पे बोला हूँ ना। मैं तो नहीं, बहरहाल मैं हसन साहब की तरफ जा रही हूँ। उन्होंने खुद कहा कि मैं कोई एक जुमला कहना चाहता हूँ। बारी कैसे खत्म हो गई, मैंने बात ही नहीं खत्म की। नहीं चले नहीं शौकत साहब आप बताएं ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बाद इसका क्या काउंटर है आपके पास? जरूर ना। देखें मेरी बात सुने, देखें ये जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, कौम को बता रहे हैं, हम तो कुछ नहीं, हम तो बड़े मासूम लोग हैं, हमने क्या शौकत साहब अगर सारी दुनिया की बात हो ना तो 12 सिंह की तरह 12 सिंह तुम्हारे निकलेंगे। जितने झूठ आपने बोले यार, हमारा बस का क्या नहीं, थोड़ी इंसानियत तो सीखो यार, इंसानियत आप में, इंसानियत सीखो यार, कोई बात करने का तरीका सीखो। हसन साहब आपका सलीका भी अपनी बात कर ली। हसन साहब छोड़ो यार, मुलाकात का इसरार कर रहे हैं, मुलाकात का इसरार कर रहे हैं खान साहब के साथ। इख्तियार साहब प्लीज ये आगे हम लोग उनसे भी बात करें ना। खान साहब की भी बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मुलाकात का इसरार कर रहे हैं, अपने बानी से मुशावरत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? फिर मुलाकात करवा दें। और मोना देखो, सेहत के भी हवाले से उनको खतरात लाहक हैं। मोना आपने मेरी बात काट ली है, मुझे बात नहीं करने दी। मैं आपके प्रोग्राम में ना आइंदा आऊंगा ना, अभी आपके प्रोग्राम में बैठता हूं। शौकत साहब आपने बात पूरी की है, मैं आपके में दोनों साथियों की तरफ जा रही हूं। आपने 2 बंदों को बिठाया जो गलत बयानी कर रहे हैं, जब मैं बयान करता हूं तो आप मुझे काट देती हैं। नहीं आपको मैंने नहीं काटा, आपको मैंने नहीं काटा, मैं तो हसन साहब की तरफ जा रही थी। चाहता हूं प्रोग्राम में। अच्छा ये जो बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी जाए, तो देखिए अब इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से जो पहले वाला माहौल है वो माहौल बदल चुका है। अब मुलाकातें नहीं होंगी। क्यों? वो मासी बेटा नहीं बन सकता ना, वो कैदी हैं, ही इज अ प्रिजनर। लेकिन इससे पहले तो ठीक ठाक मुलाकातें हो रही थी, प्रिजनर्स की भी तो राइट्स हैं। अब की बात अलग, अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, अब पॉलिसी बदल गई है, अब नहीं मिलने देना। किसकी पॉलिसी है? गवर्नमेंट की जी, सिस्टम की। सिस्टम अब जो है वो रिएक्ट कर रहा है, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, अब नहीं मिलने देना जी। अच्छा एक बात बताएं हसन साहब, क्या रेड लाइन आई जिसके बाद आप कहते हैं पॉलिसी बदल गई खान साहब की तरफ? भाई यकम से
1 अक्टूबर से जी। क्या वजह हुई? बस ये वजह बन गई ना कि वो पहले जिस तरीके से वो जा रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, फिर कभी कहेंगे आपने जो कुछ भी हो जाए, आपने मेरे से रब्ता हो ना हो, आपने एहतजाज करना है, आप जलाओ घराव करना है, और इस किस्म की जो है फसादात अगर जब फैलाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर अलाउ नहीं करेगा ना। अब आपको जब आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर की मुश्किलात खड़ा कर रहा हो एक आदमी, जब एक आदमी आपके लिए रोज मसाइल पता कर रहा हो, जब आप यहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से आपका एक अहम कॉन्फ्रेंस को आप होस्ट करने जा रहे हो, उस वक्त भी एक जमात जब ऐलानात कर रही होगी, आप रोज सिस्टम को चैलेंज करेंगे तो सिस्टम रिएक्ट अच्छा करेगा। बड़ी आपने, मैं कहती हूँ, अहम खबर दी है, क्योंकि शायद इसको एक्सप्लिसिटली इतना गवर्नमेंट नहीं कहते हैं कि पॉलिसी बदल गई है। साकिब साहब, ये और मजीद खतरे की घंटी है, और आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट हेल्थ के हवाले से खान साहब के, क्योंकि वो तो बैरिस्टर गौहर के ऊपर खुद पीटीआई की तरफ से तनकीद शुरू हो गई थी कि आप कैसे मान गए पिम्स के डॉक्टर? खान साहब की हेल्थ के हवाले से वही पिम्स की रिपोर्ट ही, अब वो ठीक है या जो भी है उस पर क्या बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात है इमरान खान की, वो इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो कन्विक्टेड नहीं है, मतलब कन्विक्शन है, कुछ में उनकी बरियत हो चुकी है और कुछ में वो जमानत पर हैं, तो इसलिए जो जेल में उनका होना है वो अंडर ट्रायल है। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर पे इतनी सख्तियां मेरे ख्याल में नहीं होती हैं। और दूसरी बात ये है, मुझे उस पर पसंद हो या ना हो, इमरान खान की पार्टी एक सूबे की उसमें हुकूमत है, उनकी मरकज़ में अच्छा खासा उनका हिस्सा है, पंजाब में उनका हिस्सा है, वो इमरान खान की पार्टी है, तो उसके वो लीडर हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस एंगल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और माजी में जो मेरा तो ये ख्याल है कि माजी में नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, मरियम थी, गौर साहब उनके साथ जो कुछ होता रहा, गौर साहब को कौन सा मानते हैं? ईसीबी की वेबसाइट पे गौर साहब है ही नहीं। उनके साथ जो कुछ होता रहा वो भी नहीं होना चाहिए था, और जो अब जो हो ये बात सही है, उनको मुलाकात कराने में मेरा ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये शरारत की बातें करते हैं कि जी ऐसे ये केओस फैला रहे हैं, अनार्की फैला रहे हैं, क्या करें? और आप उनके लोगों को उठाएं, मतलब थोड़ा सा सीक्वेंस से पीछे चले जाएं। 8 फरवरी से पहले आप उनको इलेक्शन लड़ने दें, 8 फरवरी इलेक्शन आए तो उसमें भी मसाइल हों, 8 फरवरी के बाद वो मखसूस नशिस्तों के इश्यूज हों, उसके बाद जब वो सेनेटर जब कानून साजी हो आप उनके लोग भी उठाएं, तो फिर आप कहें कि वो बोले भी थोड़ा कर पीछे जाने, थोड़ा सा पीछे चले, फिर उनकी फैसिलिटेशन भी देख लें। जो फैसिलिटेशन है वो फैसिलिटेशन तब भी गलत थी, अब भी गलत है। ये तो है जो बात और जो कानून साजी पहले होती थी, sorry, I have to cut the gentleman. Nazreen, thank you for watching. Thank you all the gentlemen. Allah Hafiz.